नमस्कार, आपका स्वागत है प्रतिपद क्लास में। इस क्लास में हमने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए साइंस विषय के अभ्यास प्रश्नों को लाए हैं और निश्चित तौर पर आप हमारी पुरानी क्लासेस से अभ्यास कर रहे होंगे। इसी श्रृंखला के तहत आज का हमारा पहला प्रश्न हम लेते हैं। बिना देरी के आप लगातार प्रैक्टिस करें, यही हमारा उद्देश्य है। फ्लाई एश है वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है फ्लाई एश कैसे उत्पन्न होता है। ए थर्मल प्लांट के द्वारा, बी आटा मिल के द्वारा, सी उर्वरक संयंत्र द्वारा और डी है सीमेंट उद्योग के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थर्मल पावर प्लांट जो होता है उससे फ्लाई एश उत्पन्न होता है। एक्चुअली वहाँ पर कोयला जलाया जाता है। आप सभी जानते हैं थर्मल प्लांट में कोयला जलता है, उससे ताप विद्युत बनती है और जब कोयला पूर्ण रूप से जल जाता है तो एक प्रकार से राख उत्पन्न होती है और यही राख जो होती है, राख के अलावा गैस अन्य गैसें भी निकलती हैं। तो ये जो राख उत्पन्न होती है, ये राख ही फ्लाई एश कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। ऑप्शन ए है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बी है बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, सी है शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप दे चुके होंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ना ही हरित गृह प्रभाव या जिसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये है। वायुमंडल में जब ग्रीन हाउस गैसों का घनीकरण होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन ऐसी गैसें होती हैं। अब ये करती क्या है, ये जितनी भी सूर्य से आने वाली ऊष्मा होती है उसको धरती पर ही रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान जो है सामान्य से अधिक हो जाता है। जब ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए हानिकारक होता है। इसमें ग्लेशियर्स इत्यादि पिघलने लगते हैं, मौसम में परिवर्तन आने लगता है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर ये नेचुरली होता है तो ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ऑप्शन ए कास्मिक किरणों को, बी इंफ्रारेड किरणों को, सी अल्ट्रावायलेट किरणों को और डी सभी विकिरणों को। तो ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सही उत्तर आप दे चुके होंगे। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो है वो अल्ट्रावायलेट, जिसे आप पराबैंगनी किरणों के नाम से भी जानते हैं, उनका अवशोषण करती है। और ये कहाँ पाई जाती है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल आप याद रखेंगे। समताप मंडल के ऊपरी वाले पार्ट में ओजोन गैस मिलती है। ओजोन का फार्मूला भी आप याद रखें, O3। यह पृथ्वी के समताप मंडल में जब ये होती है तो सूर्य से आने वाली जितने भी हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण होते हैं उनको छान करके पृथ्वी पर बाकी की किरणों को भेजने का काम करती है। ये जब समताप मंडल में होती है तब तक हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन एक प्रकार की विषैली गैस है। अगर ये धरती पे ओजोन होती है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरण है। ऑप्शन ए कागज, बी डीडीटी, सी एल्यूमिनियम, डी प्लास्टिक। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए कागज। कागज जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से जीवाणु या अन्य जीवित जीवों के द्वारा विघटित हो जाते हैं, इन्हें ही हम जैव निम्नीकरण पदार्थ बोलते हैं। तो इसमें अन्य उदाहरण में लकड़ी आ सकता है, जो आप सब्जियां वगैरह यूज़ करते हैं और उसके बची हुई सब्जियां फेंक देते हैं, तो वो भी जैव निम्नीकरण के द्वारा अपघटित हो जाती हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो अपघटित हो जाती हैं वो सारे के सारे जैव निम्नीकरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर के ऊपर, बी अंटार्कटिका के ऊपर, सी भारत के ऊपर और डी अलास्का के ऊपर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका के ऊपर। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगा वो अंटार्कटिका के ऊपर खोजा गया था और ये 1985 में खोजा गया था। ये सन भी आप याद रखेंगे, कब खोजा गया था, तो 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर खोजा गया था। और किसने खोजा था, तो यहाँ पर बहुत सारे अंटार्कटिका में बहुत सारे सर्वेक्षण टीम अलग अलग देशों की जाती हैं। उसमें एक टीम थी ब्रिटिश अंटार्कटिका संरक्षण। तो ये ब्रिटिश लोगों ने खोजा था, याद रखेंगे। जो ब्रिटिश टीम गई थी, ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण टीम, इनके जो वैज्ञानिक थे इन्होंने खोजा था। अगर इनके नाम पूछ लेता है तो नाम है फार्मन नाम के एक व्यक्ति थे। फार्मन
नाम के व्यक्ति, इनका नाम याद रखेंगे, और गार्डिनर। फार्मन और गार्डिनर इन्होंने इसे खोजा था और उसके बाद में इनका एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें इन्होंने ओजोन के बारे में बताया था। उसके बाद में सारी दुनिया जान पाई कि अंटार्कटिका के ऊपर एक छिद्र बना है ओजोन परत पे और ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी केवल मीथेन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसमें बोला है वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, यानी कि इससे पहले जो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़े थे उसी के बारे में पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में ऊष्मा को बढ़ाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है, ये दोनों गैसें जो हैं ये वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी हैं। अब जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वातावरण में होगी उतना ही ज़्यादा धरती की ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता बढ़ते जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अम्लीय धुआं, बी प्रकाश रासायनिक धुआं, सी औद्योगिक धुआं और डी सल्फर धुआं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, प्रकाश रासायनिक धुआं। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए करते हैं जो वायु प्रदूषण और सूर्य के प्रकाश की प्रक्रिया से बनता है। अब इसमें होता क्या क्या है, इस धुएं में O3 होता है, ओजोन होता है, इसके अलावा होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसके बारे में कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में आ चुका है इसके बारे में, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और ये डायरेक्ट नहीं पूछता है, ये पेन नाम से पूछता है, पेन नाम से पूछता है। तो आप याद रखेंगे ब्राउन एयर में पेन शामिल होता है, O3 शामिल होता है और साथ में सूर्य प्रकाश। तो ये जब तीनों मिलते हैं तो जो वातावरण की हवा जो होती है, जिस एरिया में ये ज़्यादा मात्रा में होता है वो भूरी भूरी हो जाती है। जनरली जो ब्राउन एयर की जो घटना है वो दिल्ली जैसे शहरों में देखी जाती है जहाँ पे वायु प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है रिक्त को पतला करके। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है O3 परत को, बी O2 परत को, सी SO2 परत को, डी CO2 परत को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत को। यानी पराध्वनिक जेट जो होते हैं वो O3 परत यानी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन को नष्ट करने वाले जो प्रदूषक हैं उसमें इसको शामिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, सी ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तेजाब वर्षा के ये दोनों कारक होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड में बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड शामिल होते हैं, साथ में इसमें बोला है कि सल्फर डाइऑक्साइड यह भी तेजाब वाली वर्षा के लिए होता है। जब ये दोनों गैसें वातावरण में रिलीज होती हैं, वायुमंडल में रिलीज होने के दौरान जब बारिश होती है तो ये दोनों ही बारिश के पानी में घुल जाती हैं और तेजाब वर्षा का कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला पूर्वी हिमालय, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा पश्चिमी घाट और चौथा पश्चिमी हिमालय। तो इसमें बताना है कौन सा जीव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील है। ऑप्शन दिए हैं, ए केवल पहला दूसरा, बी केवल पहला तीसरा, सी केवल दूसरा चौथा और डी केवल तीसरा चौथा। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है पहला एवं तीसरा। तो पहला है पूर्वी हिमालय और तीसरा है पश्चिमी घाट। ये दोनों ही जो क्षेत्र हैं वो जैव विविधता के हॉट स्पॉट माने जाते हैं। यहाँ पे जैव विविधता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के लिए अच्छी अपार संभावनाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ऑप्शन ए सागरीय प्रदूषण, बी सागरों की लवणता में वृद्धि, सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि और डी रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो सही उत्तर आपको खोजना है प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है।
सबसे पहले प्रवाल विरंजक समझ लेते हैं। प्रवाल विरंजक जो होता है वो समुद्र में होता है। अब यहाँ पर जो होते हैं शैवाल और प्रवाल, ये दोनों साथ में रहते हैं। तो शैवाल में होता है जोक्सेंथेली, जोक्सेंथेली। तो ये जोक्सेंथेली शैवाल के साथ में प्रवाल रहते हैं और इसी के कारण इनका जो है रंगीन कलर दिखाई देता है। तो जब ये प्रवाल विरंजन की घटना होती है तो उस समय पे शैवाल जो होते हैं वो प्रवाल से अलग हो जाते हैं, यानी जोक्सेंथेली अलग हो जाता है प्रवालों से और उनका जो सहचर्य जीवन होता है वो दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो प्रवाल होते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद कलर के दिखाई देने लगते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसका मुख्य कारण क्या है कि वो विरंजन की घटना वहाँ पे घट रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर में बी में दिया है सागरों की लवणता में वृद्धि। जब भी महासागर सागर की लवणता में वृद्धि होती है तब प्रवाल विरंजन की घटना जो होती है वो घटित होती है। अब ये क्यों होता है? तो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है लगातार, आपने देखा है। तो जब तापमान बढ़ता है तो जल का तापमान भी बढ़ता है। जल के तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और वहाँ पे लवणता में वृद्धि होगी। तो लवणता में वृद्धि होने के कारण ही ये शैवाल जो होते हैं वो प्रवाल से अलग हो जाते हैं और वहाँ पे जो प्रवाल का जो कलर होता है वो सफ़ेद दिखाई देने लगता है। ये घटना प्रवाल विरंजन होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो भिन्न समुदाय के बीच एक संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए इकोटॉप, बी इकेंड, सी इकोस्फीयर और डी इकोटोन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, इकोटोन। दो भिन्न समुदाय यानी दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनके बीच में जो संबंध होता है, ये जो बीच का क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे पूछा है। तो ये एक दूसरे से मिलने वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र से ये वाला क्षेत्र मिल रहा है तो ये इकोटोन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे दो समुदाय मिलते हैं और आपस में समाकलन करते हैं। तो याद रखेंगे दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र इकोटोन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी खनिज तेल एवं गैस, सी जल विद्युत, डी परमाणु ऊर्जा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो जल विद्युत है। अब जल विद्युत को ही सबसे अच्छा स्रोत इसलिए माना जाता है, ये किसी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है तथा ये नवीनीकरणीय स्रोत के रूप में है। यानी जल से जो है हर वर्ष हम लगातार मात्रा में विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोयला, खनिज तेल, गैस और परमाणु ऊर्जा की बात करें तो कोयला और खनिज तेल जो होता है, खनिज तेल और गैसें, ये सीमित संसाधन है। तो इससे विद्युत उत्पादन तो करते हैं, हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो होता है निश्चित समय के बाद में ये खत्म हो जाएगा। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। यूरेनियम हमारे देश में काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण भी सबसे अच्छे स्रोत के रूप में हम इसे नहीं ले सकते हैं। इसलिए जल विद्युत जो होगा, दिए गए ऑप्शन के अनुसार जल विद्युत जो है वो धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि पर्यावरण को किसी प्रकार का ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिपादप वैसे म्यामों पर पाए जाते हैं, ये म्यामों नहीं है, स्थानों हैं, वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है, बी तापमान काफ़ी कम होता है, सी वर्षा पूरे वर्ष होती है और डी वर्षा मौसम के अनुसार होती है। तो आपको बताना है अधिपादप कहाँ पाए जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अधिपादप यानी एपीपाइट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां वर्षा पूरे वर्ष होती है। ये पौधे जो होते हैं ये दूसरे पौधे पर उगते हैं, लेकिन इनको हम परजीवी के नाम से नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका अपना अस्तित्व होता है, अपना पानी, खनिज इत्यादि सब ये लेते हैं। ये अपनी नमी और पोषक तत्व हवा, बारिश और आसपास के मलबे से प्राप्त करते हैं। अधिपादप अक्सर वायु पौधे के रूप में जाने जाते हैं और वर्षावन वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं या फिर जो भी आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पनपते रहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें मास का आपने नाम सुना है, मास, फर्न, लाइकेन, आर्किड, ये सारे के सारे अधिपादप के उदाहरण हैं। ये अन्य पौधों के ऊपर उगते हैं, लेकिन अपना जो पोषक तत्व है ये सब वातावरण से प्राप्त करते हैं, हवा से प्राप्त करते हैं।
इनको पानी की आवश्यकता होती है, तो नमी जो होती है यह भी ये वातावरण से प्राप्त करते हैं। और आसपास जो भी मल में पड़े रहते हैं, जैसे पत्तियां गिर गई, उसका मलमा बन गया, तो उससे ये प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अधिपादप होते हैं। इनके नाम याद रखें, मांस, फर्न, लाइकेन, आर्किड, ये सब अधिपादप के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक है? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन से हैं। पहला दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है हेलोन्स, तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है। ऑप्शन ए में दिया है केवल एक, बी में एक और दो, सी केवल एक एवं तीन, और डी है एक, दो एवं तीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है एक, दो और तीन, तीनों, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे के सारे जो होते हैं ये ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन, ये सारे भी ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं। इसके अलावा जेट ईंधन से जो प्रदूषक निकलते हैं वह भी ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सभी के सभी ओजोन रिक्तिकारक हैं, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़े होगा? तो आपको बताना है अगर वैश्विक तापमान बढ़ जाता है तो मैंग्रोव वन पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए, वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, बी, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, सी, कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, और डी, उपयुक्त और दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव के जो विशाल क्षेत्र हैं वे जलमग्न हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं मैंग्रोव वन जो होते हैं ये समुद्र के किनारे जो खारे पानी है वहाँ पर उगने वाले वन होते हैं। अब वैश्विक तापमान बढ़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ग्लेशियर का। जब ग्लेशियर पिघलेगा और समुद्र जल में मिलेगा तो उसका जो जल स्तर है वो ऊपर होगा, बढ़ जाएगा। तो समुद्र जल स्तर बढ़ जाने पर मैंग्रोव जो होंगे वो पानी में डूब जाएंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन, बी, सामाजिक संसाधन, सी, औद्योगिक संसाधन, और डी, भौतिक संसाधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पूछा है धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो धारणी विकास प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा है। इसका मतलब है कि वर्तमान पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उनकी उपलब्धता बनी रहे। इसलिए सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, जीवजात, बी, पारिस्थितिकी पदचाप, सी, जीवोम, और डी, निकेत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, पारिस्थितिकी पदचाप। यहाँ पूछा है मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या होती है। तो किसी मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को ही हम पारिस्थितिकी पदचिन्ह या पारिस्थितिकी पदचाप के नाम से जानते हैं। यह उस भूमि का क्षेत्र होता है जो किसी व्यक्ति के जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। इसी भूमि से व्यक्ति अपने संसाधनों का उत्पादन करते हैं। इसी भूमि से व्यक्ति अपने संसाधनों का उपयोग करने के साथ में आवश्यक जैसे भोजन, पानी, ऊर्जा, आवास सभी की पूर्ति करते हैं। इसलिए ये पारिस्थितिकी पदचाप कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। ऑप्शन ए, समुद्र तल में वृद्धि, बी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, सी, तटरेखा में परिवर्तन, डी, उपर्युक्त सभी। तो वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या हो सकता है ये बिल्कुल आप अनुमान लगा सकते हैं। इससे पहले क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जब भी वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो वैश्विक तापमान बढ़ने पर ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और ध्रुवों पर जब बर्फ पिघलने लगेगी या जो ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिघलने लगेंगे, इससे इसका सारा का सारा पानी जो होगा समुद्र में आ जाएगा। समुद्र में आने पर उसके तल में वृद्धि हो जाएगी, यानी समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा क्योंकि मौसम में बदलाव आएगा। जब मौसम में बदलाव आएगा तो फसल के स्वरूप में निश्चित तौर पर परिवर्तन होना ही है। तट रेखा में परिवर्तन होगा। वर्तमान में जो सामान्य तट रेखाएं हैं वो बदलने लगेंगी। इसके अलावा मौसमी घटनाएं जैसे कि बाढ़ बढ़ जाएगी किसी क्षेत्र में, किसी किसी क्षेत्र में सूखा भी बढ़ सकता है, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इसके फलस्वरूप आने लगेंगी। मतलब वैश्विक तापमान यदि
आकस्मिक रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि ऑप्शन दिया है, ए ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, बी गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें जो होती हैं वो गहराई में चली जाती हैं, सी मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और डी रात्रि के समय का कम तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि ये गहरे जल स्तरों से जल को अवशोषित करते हैं और उसके लिए इनकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई तक चली जाती है। अब मरुद्भिद पौधे का मतलब क्या होता है? मरुद्भिद जो पौधे होते हैं वो शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाले सभी पौधे जो होते हैं वो मरुद्भिद के नाम से जाने जाते हैं। तो रेगिस्तान में पाए जाते हैं और रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों में एक समस्या होती है कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो जीवित रहने के लिए उनकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई तक चली जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा गहराई तक जाने पर ही वो जल अवशोषण कर सकती है, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में तो रेत होती है, तो उनकी जड़ें लंबी हो जाती हैं और इस प्रकार मरुद्भिद को पानी में कमी वाले वातावरण में जीवित रहने में मदद मिलती है। मरुद्भिद पौधों की और खासियत होती है उनकी पत्तियां मोटी होती हैं, कभी कभी वो सूल रूप या फिर कांटेदार रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो आप ये सब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। ऑप्शन ए लवणोद्भिद वनस्पति, बी समोद्भिद वनस्पति, सी जलोद्भिद वनस्पति और डी मरुद्भिद वनस्पति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। समुद्र के किनारे की वनस्पति लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। समुद्र के किनारे की जो वनस्पति होती है इसे हम अन्य वनस्पति जैसे तटीय वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें समुद्री घास आता है, समुद्री घास इसमें शामिल होती है। फिर इसके अलावा नमक के दलदल मिलते हैं, नमक के दलदल, है ना। समुद्री घास मिलेगी, नमक के दलदल मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंग्रोव पौधे मिलेंगे, मैंग्रोव वन आपने सुना है, इससे पहले भी हमने बात की, मैंग्रोव वन मिलेंगे। और ये सारे के सारे जो पौधे होते हैं समुद्र तट के को जो है बचाव करते हैं। जैसे समुद्र तट में बहुत तेज़ लहरें आती हैं तो उसका कटाव से बचाव करते हैं, उसकी जो मिट्टी होती है उसको बहने से बचाते हैं, साथ ही लहरों से बचाने में मदद करते हैं और महत्वपूर्ण आवास और विशेष प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर पैदा करते हैं। तो समुद्र के किनारे की वनस्पति को लवणोद्भिद वनस्पति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर, बी रंगनबिट्टू पक्षी विहार, सी सुंदरबन डेल्टा और डी नर्मदा बेसिन। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन डेल्टा। आप सभी जानते हैं भारत में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सुंदरबन वाले क्षेत्र में। और ये कहाँ आता है मैंग्रोव वन? जनरली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं अगर हम बात करें तो मैंग्रोव वन भारत में पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाओं में दोनों जगह पाए जाते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार में मिलता है। तो मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ मिलते हैं देख लेते हैं। पूर्वी तट पे मिलते हैं, पश्चिमी तट पे मिलते हैं, पूर्वी तट पश्चिमी तट, ये दोनों ही तट में मैंग्रोव वन मिलेंगे। इसके अतिरिक्त अंडमान वाले क्षेत्र में अंडमान निकोबार में भी मैंग्रोव वन मिलेंगे। लक्षद्वीप में मिलेंगे, आपको लक्षद्वीप के किनारे भी मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है ना, जिसे आप सुंदरवन बोलते हैं, सुंदरवन। तो सुंदरवन जो क्षेत्र है, डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पर मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में महानदी और गोदावरी और साथ में कृष्णा कावेरी नदी के जो डेल्टा होते हैं, इन क्षेत्रों में जो डायरेक्ट समुद्र से जुड़े हुए हैं और विशेष पारिस्थितिकी का निर्माण कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में भी मैंग्रोव वन मिलते हैं। तो याद रखें, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, अंडमान निकोबार, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है, कृष्णा कावेरी महानदी गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पर भी मैंग्रोव वन मिल रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ऑप्शन ए है अत्यधिक चरने के द्वारा, यहाँ पे चराने के द्वारा है, बी है वनस्पति के हटने द्वारा, सी वनों को उगाने द्वारा और डी बढ़ती पक्षी जनसंख्या के द्वारा। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी ही होगा, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मृदा अपरदन को रोकने का मुख्य
जो तरीका होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर वन रोपण करें तो मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। इसके अलावा आप अगर खेती कर रहे हैं तो सीढ़ीनुमा जो खेती है पहाड़ी क्षेत्रों में, सीढ़ीनुमा खेती अगर करें तो भी मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। समोच्च जुताई इसके द्वारा भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है। और जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मृदा का कटाव ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर पेड़ों की एक श्रृंखला बनाई जाए, जिसे आप रक्षक मेखला के नाम से भी जानते हैं। रक्षक मेखला बोलते हैं इसे हम। पेड़ों की श्रृंखला यानी लगातार सीधी रेखा में पेड़ उगाए जाएं, तो उस उगाने से भी जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो मृदा के अपरदन जो होते हैं वो काफ़ी कम होने लगते हैं उस क्षेत्र में। तो याद रखेंगे, मृदा अपरदन को रोकने के तरीके जो होते हैं, वनों को उगाना, सीढ़ीनुमा खेती करना, समोच्च जुताई करना और रक्षक मेखला बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। ऑप्शन ए है प्राथमिक उत्पादकों की, बी प्राथमिक उपभोक्ताओं की, सी द्वितीयक उपभोक्ताओं की और डी है अपघटनकर्ताओं की। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, तो निश्चित तौर पर प्राथमिक उत्पादक होंगे, जिसमें डायरेक्ट सूर्य से अपना भोजन बनाने वाले पेड़ पौधे, घास, है ना, यानी जितने भी हरित पेड़ पौधे आ रहे हैं वो सारे के सारे प्राथमिक उत्पादकों की श्रेणी में आते हैं। किसी भी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या प्राथमिक उत्पादकों की होती है। अब इनसे ही ऊर्जा जो है ग्रहण करते हैं द्वितीयक उत्पादक या उपभोक्ता, या प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर अंत में जो होता है अपघटनकर्ता आते हैं। तो संख्या की अगर बात कर रहे हैं तो संख्या में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादक ही हर जगह पाए जाते हैं और यही भोजन का मुख्य आधार बनते हैं और अन्य जीवों का पोषण करते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, न्यूनीकृत प्रतियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं। कुछ देर पहले ही हमने डिस्कशन किया है। ऑप्शन ए है अधिपादप, बी जलोद्भिद, सी समुद्भिद और डी है शुष्कोद्भिद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शुष्कोद्भिद। शुष्कोद्भिद को हमने मरुद्भिद के नाम से भी पढ़ा है। इसको हमने मरुद्भिद के नाम से भी पढ़ा है। तो मरुद्भिद और शुष्कोद्भिद एक ही चीज़ है। ये रेगिस्तान या रेतीली क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, इनके तने मोटे होते हैं, पत्तियां छोटी होती हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं वो इसमें धसे हुए रंध्र मिलते हैं और प्रमुख विशेषता होती है, कभी कभी पत्तियां जो होती हैं ये सूल के रूप में या कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अब ऐसे जो पौधे होते हैं इन्हें जेरोटफाइट या मरुद्भिद के नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम जो है जेरोटफाइट, ये भी आप याद रखें। ये पानी की कमी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल होते हैं। अब इसके उदाहरण भी आप भलीभांति जानते ही होंगे, जैसे कि कैक्टस। ये कहाँ पाया जाता है आपको पता है, कैक्टस। कैक्टस के अलावा जो एलोवेरा होता है या पाइनएप्पल के जो पौधे होते हैं, ये सारे के सारे जो पौधे हैं ये जेरोटफाइट यानी मरुद्भिद या फिर शुष्कोद्भिद के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि के हटाव कहलाता है। ए अपरदन, बी जीवाश्म भवन, सी कैल्सी भवन और डी लवण भवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरदन। वायु एवं जल की क्रिया के द्वारा भूमि का हटाव अपरदन कहलाता है। अब अपरदन में जल और वायु के भौतिक बलों के द्वारा जो ऊपरी सतह होती है मिट्टी की वो हटाकर, बहाकर या फिर उड़ाकर दूसरी जगह पे ले जाई जाती है। अब ऐसा करने से जो पोषक तत्व होते हैं जो उस मृदा में पाए जाते हैं, ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और ऐसा होने पर उस क्षेत्र की जो उत्पादकता होती है और पौधों को बढ़ने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो मिलना बंद हो जाते हैं, उत्पादकता कम हो जाती है। तो वायु एवं जल की क्रिया के द्वारा भूमि का हटाव होगा अपर्दन, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बाढ़ को रोका जा सकता है। तो बाढ़ को किस तरीके से रोका जा सकता है। ऑप्शन ए स्थल को ढालदार बनाकर, बी जल आवरण को हटाकर, सी वनों को काटकर और डी नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है इसका। बाढ़ को रोकने के लिए नदियों पर हम बांध बना सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। जब वनोरोपण किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो तेज़ी से पानी आता है, पौधे जो पेड़ जो होते हैं उसकी जो गति होती है उसको धीमा कर देते हैं और बाढ़ की जो मात्रा होती है एकदम से जो तेज़ी से आती है, नुकसान करती है, वो कम हो जाती है। इसके अलावा मैदानों पर हम पुनर्वास कर सकते हैं, बाढ़ रोधी संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे बाढ़
के प्रभाव जो हैं उनको कम किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए राइजोफोरा, बी फाइकस, सी मेंजिफेरा और डी है प्रोसिपस। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइजोफोरा। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक में राइजोफोरा आता है और राइजोफोरा मैंग्रोव वनस्पति का महत्वपूर्ण घटक है, बिल्कुल याद रखें। यह उस परिवार से है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है काष्ठ, सी है ठंडी वायु और डी है भोजन। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जब संसार के सारे पौधे मर जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन जो होता है वो रेगुलर हम उपयोग करते हैं, लगातार उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो जीवन है लगभग यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे क्योंकि सभी जंतु के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, बी पौधों में संचित शर्करा और सी किण्वन में मुक्त ऊष्मा और डी श्वसन के दौरान मुक्त ऊष्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत के रूप में सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पाद को यानी कि पौधों तक पहुंचता है। फिर उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक, इन सभी तक ऊर्जा जो है लगातार प्रभावित होते रहती है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा कमेंट्स करके प्रोत्साहवर्धन करते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें ताकि हम लगातार आपके लिए क्लासेस देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।